बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के दो बहुत ही नामवर और सीनियर कानूनदान। रबिया बाजवा साहिबा हमारी बहुत ही मोहतरम वकला रहनुमा भी है, और जहांगीर जदून साहब आला ओहदों पर भी रहे हैं और सीनियर वकील भी हैं। जहांगीर जदून साहब, पहले एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल, जो बात आप बता सकें सिर्फ उतनी कि हाल ही में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि सुप्रीम कोर्ट में आप पेश हुए हैं जस्टिस काजी फैसल साहब के सामने, और हम देखते हैं उनके अंदाज कि वो कई दफा बहुत ज्यादा सवाल करने लग जाते हैं और बात नहीं कर पाता आदमी। सर, वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आप बता सकें कि इतना ही क्लिप वायरल हुआ है, वो बात क्या हो रही थी जिस पर वो कह रहे थे जी ये ना करें वो ना करें। मैं किसी का नाम लेने का नहीं कह रहा, वो इदारों के हवाले से जो कह रहे थे, तो आपने जो बात की वो काफी क्लियर थी, मगर वो थोड़ा वो केस क्या था, वो सारा मामला हुआ क्या, अगर आप बता सकें मुख्तसर। देखें, उसमें जब पहले जस्टिस काजी फैसल साहब एज ए जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो 20/8/2021 को इन्होंने जो इनके साथ बेंच था, टू मेंबर बेंच, उन्होंने एक साफियों की दरख्वास्त पे एक नोटिस ले लिया और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को नोटिस इशू कर दिए कि आप जी रिपोर्ट फाइल करें। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने उसका नोटिस का एक्शन लिया या जो भी लिया, उन्होंने एक लार्जर बेंच बना दिया जिसमें उन दोनों साहिबान को उस बेंच में शामिल नहीं किया गया। तो मैं जब उस 5 मेंबर बेंच के सामने पेश हुआ तो मैंने कहा जी आप ये कौन सी जुरिस्डिक्शन में अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एपेलेट जुरिस्डिक्शन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कौन सी, क्योंकि 2 मेंबर बेंच ने चाहे आर्डर गलत पास कर दिए या उन्होंने प्रोसीजर इम्प्रोप्राइटी किया है, उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर के तहत दरख्वास्त इंटरटेन नहीं की है। एनी हाउ उन्होंने हमारा ऑब्जेक्शन जो है इंटरटेन नहीं किया, तो उन्होंने एक जजमेंट पास कर दी जो रिपोर्टेड है। उन्होंने कहा जी जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है उसको हम रिकॉल करते हैं, और उस SMC का 04 नंबर था, 04 सुमोटो नोटिस का, तो उन्होंने वो SMC को टर्न डाउन करके उनका ऑर्डर रिकॉल करके एक नई SMC 05 जो है वो फिक्स कर दी बेंच के ऊपर। तो अब वो एक दो हियरिंग हुई, तो जो साफी हज़रात थे उन्होंने उस बेंच पे अतमाद कर दिया है, वो पेश न हुए, लेकिन वो इशू जो था वो 05 वाला वो लाइव था, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पड़ा हुआ था। तो उस दिन अचानक जब साफियों ने कोई प्रेस नोट या प्रेस रिलीज इशू की है, तो उसके बाद काजी साहब ने अचानक जो है वो SMC 5 जो है वो केस लगा लिया जी। तो मैं जब उस दिन पेश हुआ तो मैंने कहा जी पहले तो ये बताएं कि जो SMC 4 है उसको आपने रिस्टोर कर दिया है। कहते हैं रिस्टोर का क्या मतलब है, वो तो है ही है पास। मैंने कहा जजमेंट तो वो खत्म हो चुकी है SMC। उन्होंने कहा नहीं वो मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने आपके ऑर्डर को 5 मेंबर बेंच के सामने भी डिफेंड किया था कि आपका ऑर्डर ठीक था, तो लेट मी रीड योर ऑर्डर। मैंने कहा जो आपका ऑर्डर पास हुआ है 2 मेंबर बेंच का, वो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, वो मुझे पढ़ने दे। वो मुझे ना पढ़ने दें जी। वो मैंने कहा पहला पैरा पढ़ने दें। वो कहते हैं क्योंकि वो ऑर्डर देखे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर वो कहते हैं जी 04 जो है SMC एग्जिस्ट कर रही है, तो वो ऑर्डर भी एग्जिस्ट कर रहा है। उस ऑर्डर के होते हुए साफियों को मजीद कोई रिलीफ की जरूरत ही नहीं थी। वो लेकिन उस पर उन्होंने कहा जी जिस तरह भी निजाम चल रहा है, आपने कहा जी वो उस पे कहे नहीं जी ऐसी बातें ना करें। अच्छा, ये तो उन्होंने फिर मुझे कहा जी कि ये आप जो है ना ये वाला, वो अपना ऑर्डर मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा जी ये ऑर्डर आप जो है मुझे पढ़ने दें, ये इम्प्लीमेंट करा ले तो साफियों का सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब समझता हूँ कि जैसे तो वो जज थे तो वो कोई और ऑर्डर था, अब वो चीफ जस्टिस हैं तो वो बस इस मामले में बहुत सी चीजें बाकी। हाँ जी, सही फरमा रहे हैं आप। जो है ना वो चीज फंस गई है, लेकिन लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा पॉइंट जो था बड़ा वैलिड था। या तो वो कहते हैं जी वो ऑर्डर रिकॉल हो गया है, इट्स नो मोर एग्जिस्टेंस इन द रिकॉर्ड, या वो कहते हैं जी अगर इफ इट इज इन द रिकॉर्ड देन इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रबिया साहिबा, अभी एक खबर आई है और जिस तरह हम माहौल देख ही रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब, मैं एक मिसाल आपके सामने रहा हूँ, खबर से मैं इसलिए आवाज कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले पर थी इफ्फत साहिबा, ये गालिबन एडवोकेट भी है, बता रहा है, ये गिरफ्तार होती है। उसके बाद अब खबर आती है, अभी तक यही चल रही है कि ये शायद दस्तबरदार हो रही है इलेक्शन से ही। इससे पहले 2 और लोग सामने आए थे, एक MNA थे साहब शफीक कराई, वो दस्तबरदार हुए, पीर इकबाल शाह वो भी दस्तबरदार हो गए। तो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा, और ये हम एक पैटर्न देख रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि शायद जो लोग गिरफ्तार हैं वो सब दस्तबरदार हो जाएंगे। तो ये जो भी माहौल हम इलेक्शन का देख रहे हैं, क्या इसको किसी भी तरह से आप फ्री एंड फेयर कहेंगी? देखिए, बात ये है कि ये जो इलेक्शन का माहौल जिसकी आपने बात की, इसकी जो सारा हम प्रोसेस देख रहे हैं, सिर्फ एक ही चंद वाकयात नहीं, हम बहुत पहले से जो 9 मई के मशकूक वाकयात हैं, उससे बल्कि उससे भी कुछ अर्सा पहले से जो हमें चीज़ें समझ आ रही हैं, उसी की कंटिन्यूटी है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है हमेशा उसको क्वेश्चंस उठते रहे उनके खिलाफ भी, लेकिन जो अब सूरत हाल है, अब सिर्फ ये नहीं कि पोलिटिकल राइवल्स उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं या आगे भी उठाएंगे, ये तो पूरा समाज
जो है वो आपका इस सिस्टम के ऊपर आवाज उठा रहा है, ना सिर्फ इलेक्शन के बल्कि पूरे रियासती निजाम के ऊपर आवाज उठा रहा है। ये सूरत बड़ी अफसोसनाक है। जगदीप जलील साहब, जो अभी हम देख रहे हैं, चाहे नोटिस हो वो हम देखते हैं, इसके साथ दफा 144 का हम निफाज देखते हैं। कहीं किसी जमात को तो इजाजत है, सब जमातों ने किया, लेकिन रावलपिंडी में साथ ही जब तहरीक इंसाफ कोशिश करती है तो दफा 144 लग जाती है। उन पर केसेस होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन सर ये कोई इनडिस्क्रिमिनेट हमें सारा मामला नजर आता है। हम तौहीन अदालत का मामला भी देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब चला रहे होते हैं। ये किस तरह से आप ये कर रहे हैं? पाकिस्तान तारीख में शायद इतने एमपीओ जारी नहीं हुए, तो ये कोई एक यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आती। इंसाफ तो सर ये होता है कि सबके लिए एक बराबर हो, तो खुद इंतजामी नहीं एक्सप्लेन कर पाती, कहते जी दफा 144 इसलिए हम इजाजत ही नहीं दे सकते। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, वो चाहे पॉलिटिकली चाहे लीगल, जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये जो हमारी मुल्क का सिस्टम है पॉलिटिकली, ये बहुत डैमेज एंड डिटेरियोरेट हो गया है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर इतनी सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं रही है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे आगे आ सकें। जब उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है तो उस स्ट्रेंथ की जो टूट गई है या उसकी वीकनेस थी, वो दूसरी कुव्वतों ने वो अपनी फोर्स बना ली है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखें, जब इलेक्शन होते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल, ज़ाहिरी तौर पे सामने पॉलिटिकल पार्टी होती है। अभी तो निगरान हुकूमत है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है सच नहीं है, लेकिन निगरान हुकूमत भी जो है वो अब ये नहीं हमें पता चल रहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है ये कौन चला रहा है। कौन उनको कहता है जी आप 144 का नफाज करें, कौन कहता है जी जलसे ना होने दें, कौन कहता है जी ये काम ना करें, ये काम करें। अब देखो, हमारे पास हम जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई कुव्वत कर रही है, लेकिन हमारे पास इस किस्म की सॉलिड एविडेंस आप और मैं या रबिया नाम लेके नहीं बता सकते कि जी फलाना बंदा कहता है जी ये काम करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक पर्दे के पीछे होती हैं। तो इसमें देखें ना, ये तो बड़ी ये किसी भी पार्टी के साथ देखें, अब इनके साथ हो रहा है तो ऑब्वियसली इनको तकलीफ हो रही है। जब 5 साल पहले किसी और पार्टी के साथ हो रहा था तो उनको तकलीफ हो रही थी। जब आइंदा अगर ये सिस्टम आगे जाता है, 4 साल रहता है, 5 साल रहता है, उसके बाद अगर कोई उनकी पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट हो गई या कोई लेन देन बराबर हो जाएगा तो फिर उन दूसरे के साथ ये काम होता है। ये हमारे मुल्क में असल में ना ये अप्स एंड डाउन, और इसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, और बाकी जो लोग पीछे उनको पुश करते हैं या उनके साथ जो है वो बार्गेन करते हैं, वो तो डेफिनेटली वो जो है वो स्टेक होल्डर जो भी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जो भी है, वो भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मुल्क की बेहतरी नहीं होगी, इसमें नुकसान होता है। देखिए, हमारे वकीलों के इलेक्शन होते हैं, राबिया आपके पास बैठी हुई है, हमारे अपोजिंग कैंडिडेट होते हैं, वो इलेक्शन करते हैं, एक दूसरे को जाके मिलते हैं, इवन फूल तक देते हैं, कहते हैं ठीक है जी हम अपने मेंबरों ने नहीं कहा तो हम नहीं सिलेक्ट हो सके, अगली दफा हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसके अंदर इंसान की मतलब एक इज्जत भी होती है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्रेडिबिलिटी भी मिलती है और सस्टेनेबिलिटी भी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल प्रोसेस अभी चल रहा है या पिछले जितने भी पाकिस्तान के 1947 के बाद चला है, वो सारा डेंटेड है। उसके अंदर कोई आप 100% किसी प्रोसेस को नहीं कह सकते कि वो इतना साफ और शफाफ था कि उस पे उंगलियां ना उठे। देखें ना, अभी इलेक्शन जब भी होंगे ना तो आप देखना कितनी पार्टियां जो है वो इस पे एतराज करनी शुरू हो जाएंगी कि फलां जगह पे धांधली हुई है, फलां पे हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है, फिर जब पोल हुई है उसके बाद रिगिंग हुई है, पोस्ट पोल रिगिंग हो रही है, ये हुआ है वो हुआ है, रिजल्ट नहीं। तो हमारे मुल्क का जो है ना वो इसका ढांचा जितना भी है ईसीपी का, और ये जब तक देखें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, जब तक हमारी जुडिशरी और ईसीपी मुकम्मल तौर पे आजाद नहीं होंगे तब तक हम आगे डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली मूवमेंट आगे हमारे मुल्क की नहीं हो सकती। अच्छा रबिया साहबा, अब जो हमारे कई सीनियर साहब ने, इस तरह मालिक साहब की एक जगह जिक्र किया कि लोग इस चीज से अब जिद हो गए हैं, तंग आ गए हैं, जो हम देख रहे हैं कोई गिरफ्तारी होती है, छापे पड़ते हैं, जो कुछ हो रहा है, ये पुलिस के पास ये इख्तियार किस तरह कर सकते हैं? पकड़ते हैं, होता ही है कि गिरफ्तारी होती है, फिर वो रिहा होता है, ये हम प्रोसेस देख रहे हैं। वकला ने इस पर बड़ी आवाज उठाई है, बहुत कुछ किया है, उनकी रिहाई भी हुई है, लेकिन ये एक काम ऐसे लग रहा है कि चलता ही चला जा रहा है कि पोलिंग एजेंट जो है उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अहकामात तब तक गिरफ्तार करते जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। देखिए, बात अभी हमारे मोहतरम सीनियर साहब ने की है, अभी जदून साहब ने जो बात की, मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगी कि अब ये सिर्फ ईसीपी या किसी और एक अदारे की बात नहीं, जुडिशरी की, अब ये पूरा जो सिस्टम है उसने आजाद होना है। ये जो हम कहते हैं ना, एक बात आपने सुनी हो कि ये नाम मालूम है, सबको मालूम है कि वो कौन है,
तो अब बात ये है कि इस वक्त अगर आप पीटीआई की, अगर इमरान खान साहब की या उसकी पॉपुलैरिटी देखें तो उसमें दो वजूहत हैं। एक तो ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी फॉलोइंग होती है। दूसरी ये है कि चूंकि उन्होंने रेजिस्ट किया, टाइम बीइंग इस वक्त वो एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हैं, तो उस वजह से लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिपेंडेंट, मैं खुद पीटीआई का, मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जो हमने जबर और फस्तायत देखी तो कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आप उस फस्तायत के खिलाफ खड़े हो जाएं। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं एक बात जरूर करूंगी कि मेरा अगर कभी किसी से ताल्लुक रहा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी पुराने वक्त में, लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने जमहूरी फूलों को छोड़ के और वो भी कुछ और डगर पे चल पड़े, कंप्रोमाइजेस के ऊपर आ गए, तो फिर मेरा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मतलब मैं आम शहरी के तौर पे अपनी बात करती हूँ, लेकिन सारी जिंदगी एक एक्टिविज्म को देखते, उसमें पार्टिसिपेट करते गुजरी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लोगों को इस कदर नफरत है पूरे निजाम के साथ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, पूरे निजाम की बात है जिससे वो नफरत कर रहे हैं। अभी आपने बात की पुलिस के हवाले से या जो इख्तियारात के हवाले से, तो देखिए मैं अगर बात करूंगी तो मैं उन पे करूंगी जो कानूनी और आईनी इख्तियारात हैं। जब है ही नहीं कोई आइन और कानून के बाद, जब सब कुछ ला कानूनियत की तरफ जा रहा है, आइन का ना कोई जिक्र है। इवन के बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोहतरम जो हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा, उनके लिए हमने खुद लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई में जब हमने देखा कि सबको पता था कि वो क्या था, वो धरना जजमेंट थी, और जो उनके खिलाफ जो कुव्वतें थी, जमहूरी गैर जमहूरी कुव्वतें थी, उनके खिलाफ उन्होंने किया, तो बार एसोसिएशन खड़ी हुई। वकला का एक रोल रहा है हमेशा डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन अब हम लोग उनसे भी मायूस हैं। अच्छा, ये जो आपने बैन की बात पर जदून साहब, जिस तरह आपका भी सुना, और बहुत से लोग जो बड़ी सख्त तनकीद करते रहे हैं, हत्ता कि अभी तरीके साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नेशनल चैनल पर भी बात नहीं करूंगा, और ये बहुत ही बुरा हुआ है जो सब ये सारा इद्दत वाला मामला हुआ। सर, इसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा। एक तो चले था कि जिस तरह ट्रायल हो रहे हैं, इसे 20-20 घंटे अदालतें लग रही हैं, वो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, उसके बाद अगली अदालत आ जाती है। लेकिन ये जो हुआ है सर, ये तो सब माशरा हमारा हिल के रह गया है। और ऐसे लग रहा है कि मिसाल के नजम सेठी साहब कहते हैं, सोचा गया अच्छा ये चला है, इससे गिरेगा, इससे इसकी पॉपुलैरिटी कम होगी, अच्छा फिर ये इद्दत वाला बना लेते हैं। लेकिन वो उससे तो लगता है कि बिल्कुल रिजल्ट फर्क आया है। लोग, ऐसा नहीं हुआ कि मकबूलियत कम हो जाए, या लोग ये कहें कि अच्छा जी हमने वोट नहीं डालना और वो नहीं करना। तो जितने वोटर है वो तो और ज्यादा इससे मुतहरिक हो गया। तो फिर हासिल क्या हुआ इससे, सिवाय इसके कि हमने माशरे में एक अजीब सा एक नया पिटोरा बॉक्स खोल दिया है मसाइल का, कि अब पता नहीं वो किस तरह 10 साल बाद भी कोई आके केस कर देगा, कोई साहब का खामन, बच्चों का क्या बनेगा, इज्जत का एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया हमने। अब ये देखें, मैं तो पहले भी, जब से केस शुरू हुआ है काफ़ी अर्सा हो गया, इसको पहले एक कंप्लेंट फाइल हुई, फिर वापस की, फिर जो इनके अता मनिका हैं उसने दोबारा कंप्लेंट फाइल की। तो मैंने किसी चैनल पे इस केस पे कोई कमेंट्स नहीं किया, माजरत की है। मैंने कहा जी ये उनका पर्सनल इशू है, चाहे वो जिस तरह भी हुआ है इशू, तो वो मैं तो किसी चैनल पे इस पे कोई कमेंट्स नहीं किया जी ये किस तरह, क्योंकि एक देखे ना, एक बिल्कुल निजी मामला है कि बंदे का, तो अगर किसी ने केस बना दिया, तो इस तरह अगर पूरे पाकिस्तान में किसी का बनाए तो हर घर पे आप केस बना दें। कल वो किसी के कहें जी आपके पास ये जो बेटा है इसका बर्थ सर्टिफिकेट ले आए, शादी कब हुई है, आपको बेटा कब पैदा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में इतने गलत किस्म के और गैर अखलाकी किस्म का काम है कि जो फिर आप किसी जगह स्टॉप नहीं हो सकता। तो ये हमारी जो बहनें हैं, हमारी सामने बहन बैठी हुई है, दूसरी हैं, तो इस तरह बड़ा मतलब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, हर बंदा अपने घर को देखे तो फिर इसमें ये नहीं लगता कि आप देखें ना, अगर केस बनाते हैं, पहले भी बनाते रहे केस, आपने देखा हीरोइन का केस बना है, सदाना सनौले पे बने, काफ़ी लोगों पे हर किस्म के करप्शन ये वो, तो इन पे भी केस बन रहे थे, दूसरे भी बना लेते, आप एक और केस बना लेते इस किस्म का जी कि आपने ये किया है। 100-150 केस, गाड़ियाँ जलाई हैं, एक्चुअली मतलब हैपनिंग भी हुई है ना, इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, गाड़ियाँ हुई हैं, पुलिस को मारा है, जख्मी हुए हैं, तो केस तो बनते रहते हैं, पोलिटिकल वर्कर पे भी बनते हैं, पोलिटिकल लीडर पे भी बनते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, क्या क्या केस नहीं बने, लेकिन कोई और केस बना लेते हैं। तो ये तो आप ये है, तो आपको ये डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन तो केस बनाने वालों पे होना चाहिए। आप ये पता नहीं है केस किसने बनाया है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा बंदा केस बनाने वाला। सर, मेरे पास वक्त की कमी है, पहले रवि आपसे कि ये जो बात है कि इलेक्शन में लोग निकले करें, अगर आपको लगता है बड़ा टर्न आउट हो जाता है, तो कुछ भी हुआ जो माहौल क्रिएट हो गया, जैसे आपको लगता है बड़ा टर्न आउट इस सब को खत्म कर सकता है, और बहुत ज्यादा लोग अगर आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रिगिंग या मैनेज करना, अभी भी पता नहीं है कि फॉर्म किस तरह भिजवाएंगे, नेट डाउन हो जाएगा। मुख्तसर फरमाइएगा, फिर मैं देखिए एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, और वो यही है कि हम लोग निकलें, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी निकलें, क्योंकि ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। ये मैं नहीं कह सकती कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा कोई हल नहीं है कि इसके खिलाफ निकलें, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस का एक तरीकाकार है।
कि हमें निकलना चाहिए अपने हक के राय दही के इस्तेमाल के लिए। आज तक हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उन्होंने हर दौर में रजिस्ट किया, और जो आज रेजिस्टेंस मैंने देखी खासतौर पर खवातीन के हवाले से भी, वो मतलब बेमिसाल है। तो अब आखिरी जो एक जंग का जो आखिरी मतलब जगह पर पहुंच चुकी है, उसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें, और हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादा लोग निकलने की वजह से वो जो उनके प्लान्स हैं तो वो कामयाब उसमें ना हो सके। इसके अलावा कोई सोल्यूशन साहब क्या कहते हैं? वाकई देखिए बड़ी इलेक्शन डे पर अगर लोग ज्यादा निकल आए तो देखें, वोट डालना तो हर एक का फंडामेंटल राइट है, और उनकी जिम्मेदारी है कि दे आर मेकिंग डिसीजन अबाउट द स्टेट एंड अबाउट द गवर्नमेंट विच फॉर्म द पीपल विच फॉर्म द गवर्नमेंट। ये उनकी डेमोक्रेसी में हर बंदे की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो ये तो वोटर का अपना ज़ाती मतलब है, जिस पार्टी को भी वोट देना चाहता है तो वो उसका बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो वोट डाले। वोट अगर आप वोट नहीं डालते या डिनाई करते हैं तो आप एक कौमी जिम्मेदारी से इनराफ कर रहे हैं। वोट डालना, अगर आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको निकलना चाहिए, आपको वोट डालना चाहिए। अपनी चॉइस की ये डेमोक्रेसी है, अपनी चॉइस की जो है पार्टी को वोट दें, अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जदून साहब, बहुत शुक्रिया।